Good morning, student. It's our lecture number 16 of solid state. We have learned about conductivity in conductors. If we talk about conductivity in semiconductors, we know that semiconductor have a small gap between conduction and valence band, just like this. They have a small energy gap between them. Electron can jump up to the conduction band, but it's not easy like conductor. On the basis of this, we have divided semiconductor in two types: इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक के बारे में हम जान सकें, इंट्रिंसिक आर प्योर सेमीकंडक्टर एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, whereas extrinsic are the semiconductor which can make by adding impurity to the pure semiconductor. So today we have to understand how electricity conduct in extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor, the conductivity of intrinsic semiconductor is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping. Doping के बारे में हम अपने previous lecture में भी जान चुके हैं. अगर हम प्योर कंडक्टर में इम्प्योरिटी इंसर्ट करती है तो उस प्रोसेस को डॉपिंग नाम देते हैं. आपको एक्सट्रिंसिक इसीलिए कहा जा रहा है आपका सेमीकंडक्टर, क्योंकि आपको उसमें बाहर से ऐड करनी है इम्प्योरिटी और उसे कंडक्टर बनाना है. आफ्टर डॉपिंग दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक को ही आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल सकते हो अगर आप उसमें डॉपिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हो. यहाँ देखेंगे डॉपिंग कैसे अप्लाई होगा. डॉपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे कि हमने देखा था कि प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हुए कंडक्टर जाने जाते हैं, अगर आप उनमें इलेक्ट्रॉन रिच यानी उनसे हायर इलेक्ट्रॉन वाला कोई इम्प्योरिटी इंसर्ट करो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी उनमें इंसर्ट करो तो आप उन्हें कंडक्टर बना सकते हो. एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने किस तरह की इम्प्योरिटी इंसर्ट की है, वो इलेक्ट्रॉन रिच था या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो उसके लिए हमने देखा इसको दो टाइप में डिवाइड किया हमने एक्सट्रिंसिक को. एन टाइप, एन से मतलब है नेगेटिव चार्ज ड्रॉप. अगर आपने उसमें नेगेटिव चार्ज यानी हायर वैलेंसी वाला कोई इम्प्योरिटी इंसर्ट किया है, और पी टाइप यानी पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप, इसमें आपने जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनसे लोअर वैलेंसी वाला कोई इम्प्योरिटी इंसर्ट किया है. ओके, यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है हमें. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एज यू नो आर द ग्रुप 14 एलिमेंट एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये कार्बन फैमिली के ही मेंबर्स हैं. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं. टू मेक दीज कंडक्टर्स, अगर आपको इन्हें कंडक्टर बनाना है, वी कैन ऐड, आपको ऐड करना होगा या तो ग्रुप 13 एलिमेंट जिसके पास इनसे कम यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया वो, या फिर यू हैव टू इंसर्ट ग्रुप 15 एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप 15 जिनके पास पेंटावैलेंसी है. जिस इस तरह की इम्प्योरिटी को आप इलेक्ट्रॉन रिच कहोगे, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है कंपैरेटिवली ग्रुप 14. तो इस तरह से हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक से हमने बनाए. पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन यानी नेगेटिव चार्ज यानी कि आपने हायर इलेक्ट्रॉन रिच आपने इसमें कंपोनेंट इंसर्ट किया है. व्हेन ग्रुप 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद ग्रुप 15 फास्फोरस और आर्सेनिक विच आर पेंटावैलेंट. कब मिलता है आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर? जब आपके प्योर सेमीकंडक्टर जो कि ग्रुप 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि ग्रुप 15 वाला कोई भी फास्फोरस या आर्सेनिक इंसर्ट करते हो. दीज एलिमेंट ऑक्यूपाई सम सिलिकॉन और जर्मेनियम साइड्स. तो अब ये एलिमेंट जब आपने इसमें डॉप किए, आपने इंसर्ट किए, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की कुछ साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड यूज़ 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड. अब ये जो आप इंसर्ट करने वाले थे ग्रुप 15 का, उनकी वैलेंसी 5 होती है, बट जो इन्होंने साइड्स ऑक्यूपाई की हैं वो टेट्रा वैलेंसी थी, तो वो 4 साइड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो इनका जो 5th इलेक्ट्रॉन बचता है इस एक्स्ट्रा एंड बिकम डीलोकलाइज. वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और डीलोकलाइज हो जाता है. कुछ इस तरह हम इसे समझ सकते हैं. जैसे यहाँ देखो, ये आपका सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल था, हमने 2 लेयर इसकी यहाँ पर लिए. अब जब आपने इसमें ग्रुप 15 का आर्सेनिक इंसर्ट किया तो आर्सेनिक पेंटावैलेंट होता है, उसने सिलिकॉन की साइड्स ऑक्यूपाई की, बट यहाँ पर टेट्रावैलेंसी थी सिलिकॉन की वजह से, तो उसने 4 बॉन्ड्स अपने क्रिएट कर लिए, और एक इलेक्ट्रॉन जो था इसका आउटर शेल का वो डीलोकलाइज्ड हो गया. इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही अब इस डॉप कंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. नाउ These delocalized electron increase the conductivity of doped silicon और जर्मेनियम. आप जानते हो ये जो डॉप्ड
डॉपिंग हुई है, इसकी वजह से आपका जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मिला था वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। हियर द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। इस पिक्चर से हम क्लियर समझ सकते हैं। सिलिकॉन की टेट्रावैलेंसी आपको पता है, यहाँ पर पूरे क्रिस्टल में शो हो रही है। आपने इसमें डॉपिंग की, आपने इसमें पेंटावैलेंट आर्सेनिक इंसर्ट कर दिया तो उसने अपनी सिलिकॉन की साइड ऑक्यूपाई की और 4 बॉन्ड तो बना लिए, जो कि सिलिकॉन के हटने से 4 बॉन्ड जो थे फ्री हुए थे उसने बना लिए। अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था इसका पेंटावैलेंसी की वजह से, जो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन था वो डीलोकलाइज हुआ। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए, पूरे क्रिस्टल में कंडक्टिविटी करेगा। तो इस तरह आपने एन टाइप क्रिस्टल यहाँ पर देखे। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। क्या करना होगा आपको, सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको उसमें पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि आपको जो आपकी ग्रुप 14 की जो वैलेंसी उससे कम वैलेंसी वाला आपको एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। व्हेन ग्रुप 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद ग्रुप 13 बोरॉन और एल्यूमिनियम विच आर ट्राईवैलेंट। ठीक है, कब मिलता है ये आपको, जब आप ट्राईवैलेंट इसमें इंसर्ट करते हो, टेट्रावैलेंट की साइड पर ट्राईवैलेंट आ जाता है। दीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सम सिलिकॉन और जर्मेनियम साइड्स, ऑब्वियसली सिलिकॉन जर्मेनियम साइड्स ऑक्यूपाई करेंगे इन द क्रिस्टल एंड यूज ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अपने जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो उन्होंने यूज़ कर लिए टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाई कर लिए अपने, बट उसकी जो सिलिकॉन की जो टेट्रावैलेंसी की एक साइड थी वो अभी भी फ्री है। द प्लेस वेयर द 4th इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन हॉल, तो वो जगह जहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन मिस है वो इलेक्ट्रॉन हॉल कहलाएगी। यहाँ देखो इधर हम समझ सकते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल था हमारा, हमने उसको एक्सट्रिंसिक बनाना चाहा, टॉपिंग की, हमने बोरॉन यानी ट्राईवैलेंट इसमें इंसर्ट किया। बोरॉन की वैलेंसी ट्राईवैलेंसी होता है, इसने अपने 3 साइड्स इसने सिलिकॉन की ऑक्यूपाई की और इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए बॉन्डिंग में। एक साइड इसकी फ्री रह गई, अब ये ऊपर वाले सिलिकॉन से बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। तो इस तरह से एक वैकेंसी क्रिएट हुई, एक पॉजिटिव हॉल क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पर हम पी टाइप बनाने वाले हैं। देखो, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। नेबरिंग एटम यानी जो आपने क्रिस्टल बनाया हुआ है, बाहर वाले एटम से कोई भी नेबरिंग एटम जो है वो वहाँ पर ऑक्यूपाई करना चाहेगा, उस साइड को, उस होल को खत्म करना चाहेगा, बट इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन हॉल एट इट्स ओरिजिनल साइड, बट फिर वो अपने ओरिजिनल साइड पर एक हॉल छोड़ देगा। तो इस तरह से इन दिस टाइप ऑफ डॉपिंग इट वुड अपीयर एज इलेक्ट्रॉन हॉल आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन हॉल जो है वो मूविंग कर रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई थी और जो हमारा सिलिकॉन है आप जानते हैं उसकी तो टेट्रावैलेंसी है। ये सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव होल को भरने के लिए फिल करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, बट ये सिलिकॉन की साइड पर हॉल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह हॉल, पूरे हॉल की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो इसे हम नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। अब इसी में हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे हमारे सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही है। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइज इन इलेक्ट्रॉन। इन एटम ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट। ये कह रहे हैं कि एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। देखो कैसे, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनेट फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 तरह की मूवमेंट करता है एटम में रहते हुए, तो उस वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। देखो कौन से 2 मूवमेंट हैं वो उसके। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है तो उसे ऑर्बिटल मूवमेंट कह रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक चार्ज जनरेट हो रहा है। सेकेंड है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और अपनी खुद की एक्सिस पर इसका स्पिन हो रहा है। कुछ इस तरह से देखो, ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इस वजह से मैग्नेटिक चार्ज जनरेट हो रहा है। दूसरा स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की ही एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, तो इस तरह से इन दोनों की वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। The magnitude of this magnetic moment is very small and measure in the unit called Bohr magneton। एक यूनिट है, बहुत ही कम ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, इसकी एक यूनिट है Bohr magneton। इट इज़ इक्वल टू द 9.27 इंटू 10⁻⁻20 एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है ये। नाउ आगे चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो सब्सटेंस जो भी हैं आपके उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। पहला टाइप है इनका पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक, सेकंड डायामैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ है फेरीमैग्नेटिक। तो एक्चुअल में होते क्या है ये हम पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए इन सब्सटेंस में से तो ये अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी कंपाउंड के आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतना ही इसका पैरामैग्नेटिज्म हायर होगा। जैसे यहाँ देखो Fe+3 है, Cr+3 है, Cu+2 है, हम इनसे समझ सकते हैं। जैसे Fe के लिए अगर आप देखो फेरस 26 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप इसको Fe+3 में कन्वर्ट करते हो तो देखो कैसा इसका होगा आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले 4s में से निकलेंगे, 4s के दोनों चले गए, 0 हो जाएगा, और एक निकलेगा इसके 3d में से, तो ये 3d5 हो जाएगा। ये इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe+3 बनने के बाद। और 3d5 जैसा कि आप जानते हो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3 और 5, और पाँचों में क्या होगा हमारा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हायर हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक उसी तरह आप Cr+3 का एग्जांपल ले सकते हो, Cu+2 है, O2 है। इन सब के पास, इन सब के आउटर शेल में जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो इनके आउटर शेल में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें पैरामैग्नेटिक नाम दे सकते हो। नाउ सेकेंड टाइप डायामैग्नेटिक, दे आर रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह वो वीकली अट्रैक्टेड हो रहे थे, ये रिपेल होते मैग्नेटिक फील्ड में, शोन बाई सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब ये जस्ट अपोजिट है पैरामैग्नेटिक के। ये किसके थ्रू शो किए जाएंगे? उन कंपाउंड के थ्रू जिनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है और ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। नाउ यहाँ देखो, जैसे हम H2O, सॉलिड H2O का आप एग्जांपल ले सकते हो। हाइड्रोजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिले, ऑक्सीजन की वजह से 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हुए। और 18 अगर आप ऑर्बिटल में फिट करोगे तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता, तो आप कह सकते हो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। NaCl के एग्जाम्पल लो, Na की वजह से 13 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की वजह से 17 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह डायमैग्नेटिज्म शो करने वाले जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। नाउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ चलेंगे, जैसे कि कुछ जनरल्स एग्जांपल हैं। फेरस, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतने ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है इनका कि आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया तब भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। देखो इनमें स्पेशलिटी क्या होती है। इन दिस सब्सटेंस मेटल आयन आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। इसमें होता क्या है कि मेटल आयन जो होते हैं वो स्मॉल रीजन में ग्रुप हो जाते हैं, कॉल्ड डोमेन, और उनकी इस ग्रुपिंग को हम डोमेन नाम देते हैं। ईच डोमेन एक्ट एज टाइनी मैग्नेट। जब आप एक क्रिस्टल की बात करोगे तो वहाँ पर एटम्स ने ग्रुप बना लिए हैं अपने, और वो टाइनी मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। In presence of magnetic field, these domain get oriented in the direction of magnetic field। और जब आप इन पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड हो जाते हैं। दिस ऑर्डर ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। और जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लोगे तब भी इनका जो आपके टाइनी मैग्नेट या डोमेन जो आपके बने थे उनका वही ऑर्डर फॉलो करेंगे वो, एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पर देख सकते हैं हम इस पिक्चर में, ये इस तरह से कोई भी एक क्रिस्टल मान लो, ये आपका कंप्लीट क्रिस्टल है पूरा, इसमें आपने एटम देखे इस तरह से डोमेन बना रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इनका भी डायरेक्शन इस तरह से अरेंज हो जाता है। तो इसे हम डोमेन नाम दे रहे हैं और इस डोमेन की वजह से परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। और ऐसा सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखने को मिलता है, जिनके एग्जाम्पल हमने देखे ऊपर। नाउ हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक की तरह इनका भी डोमेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट देयर डोमेन आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। बट इनके डोमेन कैसे होते हैं? अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ऊपर पिक्चर में ये टाइनी मैग्नेट्स इनके अंदर है पूरे क्रिस्टल में, तो एक
अगर मान लो एक डोमेन जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड है प्लस माइनस, दूसरा उसके जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल कर देते हैं, तो इन्हें हम एंटी फेरोमैग्नेटिक नाम देते हैं। इनके एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हो, Fe2O3 है, MnO, MnO2 और Mn2O। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम देकर उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, किस तरह की ये शो करता है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नाउ लास्ट हम चलेंगे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ। When the domains are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers, यानी अब इनके डोमेन अनइक्वल नंबर में, यानी कि 4 अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 3 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 क्लॉकवाइज चले जाएंगे, तो इस तरह से इनके डोमेन अरेंज होंगे। सब्सटेंस कॉल्ड फेरी मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वीकली अट्रैक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेट। इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, Fe3O4 जिसे हम मैग्नेटाइट नाम देते हैं। अगर इनका डोमेन आप समझना चाहो तो यहाँ समझ सकते हो, देखो किस तरह से मान लो कुछ जो आपके डोमेन बनाए थे आपने, ठीक है, एटम्स के, कुछ तो मान लो इसमें से 3 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज हो गए, 1 क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इस तरह अनइक्वल नंबर में इनके डोमेन की डायरेक्शन होगी, तो इससे हम फेरी मैग्नेटिक नाम देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।